हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज से हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें प्राकृतिक घटनाओं में चैप्टर नंबर 1 क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जैसे प्राकृतिक घटनाएं अनेक प्रकार की होती हैं। जैसे ध्वनि से संबंधित घटना, क्यों कौन सी घटना हुई? प्राकृतिक घटना हुई। प्रकाश क्या है? प्रकृति की बस चीज़ है। तो प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं होंगी वो उसको हम कौन सी घटना बोलेंगे? प्राकृतिक घटनाएं। क्योंकि प्रकाश क्या है? प्रकृति की चीज़ है। तो प्रकाश में जो घटना होगी उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक घटनाएं। तो इकाई 1 इसलिए क्या है? प्राकृतिक घटनाएं। तो इकाई 1 क्या है? प्राकृतिक घटनाएं। इसी प्राकृतिक घटनाओं को एनसीईआरटी में समवृत्तियां भी कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं को क्या कहते हैं? समवृत्तियां। प्राकृतिक घटनाओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक घटनाओं को समवृत्तियां कहते हैं। समवृत्तियां भी कहते हैं। तो इकाई 1 क्या है? प्राकृतिक घटनाएं या समवृत्तियां। अब प्राकृतिक घटनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, तो उसमें से एक घटना को प्रकाश की घटना को उठा लिया गया है। अब प्रकाश में अनेक घटनाएं होती हैं, प्रकाश में भी अनेक घटनाएं होती हैं। जैसे विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है आदि, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो आप लोगों के सिलेबस में केवल प्रकाश में अनेक घटनाएं होती हैं, उसमें से केवल 2 घटनाओं को ले लिया गया है। अतः हमें केवल 2 घटनाओं का ही अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोगों को क्या पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, जैसे प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? ध्रुवण होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। तो इन सभी घटनाओं में से केवल 2 घटनाओं को आपके सिलेबस में रखा गया है। तो हम इन्हीं 2 घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम किसके बारे में करेंगे? परावर्तन के बारे में, उसके बाद अपवर्तन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? परावर्तन के बारे में। तो पहले हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं को पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रकाश की परिभाषा पढ़ते हैं। लोगों के मन में कौन कौन से प्रकाश से संबंधित विचार आए, परिभाषा कहाँ से निकलती है? जो मनुष्य ऑब्जर्वेशन करता है तो उसी से हमारी परिभाषा निकलती है। जैसे हम किसी चीज़, कोई घटना हो रही है, उसको देखें, उस पर विचार करें, निष्कर्ष निकालें, और जो हमें निष्कर्ष प्राप्त हो उसी को हम अपनी थ्योरी के रूप में प्रस्तुत कर दें। तो वही उसकी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक लोग थे उनके मन में यह विचार चल रहा था कि प्रकाश को परिभाषित कैसे किया जाए। कौन सा विचार चल रहा था? कि प्रकाश को परिभाषित कैसे किया जाए। थोड़ा रुक जाइए। तो हाँ, तो कौन सा विचार चल रहा था कि प्रकाश को परिभाषित कैसे किया जाए? तो जैसे सभी लोग बहुत परेशान थे कि प्रकाश को परिभाषित कैसे किया जाए, क्योंकि प्रकाश में अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं। हम उनमें से आप लोगों को कुछ का नाम बताए। तो बात ये थी कि प्रकाश को कैसे परिभाषित किया जाए। तो उस समय महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन थे। तो उन्होंने बताया कि
जिस प्रकार से, जैसे देखिए, जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट जब खेलते हैं तो बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल फेंकने पर बॉल कहाँ जाती है? बॉल जाती है बल्ले से टकराती है। बल्ले से टकराने के बाद जैसे देखिए बॉल कहाँ जाएगी? बॉल जाती है बल्ले से टकराकर फिर उसी माध्यम में वापस आती है। तो उन्होंने बताया कि प्रकाश एक क्या है? कण है, क्योंकि जिस प्रकार से बॉल जाती है किसी भी चिकने, ये ज़रूरी नहीं है कि बल्ले से ही टकराकर वह उसी माध्यम में वापस आएगी, वह किसी भी तल से टकराकर, चिकने तल से टकराएगी, खुरदुरे तल से टकराएगी, लेकिन किसी भी चिकने तल से टकराकर वह उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से किसी बॉल को फेंकने पर वह किसी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। किस तल से टकराकर? चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो उन्होंने बताया कि उसी प्रकार हमारे प्रकाश में भी घटनाएं होती हैं कि प्रकाश जाता है और जा कर के किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौट आता है। इसलिए इस आधार पर बॉल क्या है? हमारी बॉल एक कण है। अब बस इसका साइज थोड़ा बड़ा है। तो उन्होंने बताया कि बॉल जाती है और बॉल टकराकर चिकने तल से उसी माध्यम में वापस लौट आती है। उसी प्रकार हमारा प्रकाश भी जाता है और कहाँ से टकराता है? चिकने तल से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो उन्होंने बताया कि बॉल कण है, इसलिए हमारा प्रकाश भी क्या है? एक कण है। तो इस प्रकार न्यूटन ने प्रकाश को परिभाषित किया कि जिस प्रकार से बॉल जाती है और जाकर के किसी भी चिकने तल से टकराती है और चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो ठीक उसी प्रकार हमारा प्रकाश भी जाता है, चिकने तल से टकराता है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो इस प्रकार हमारा प्रकाश एक कण है। तो उन्होंने इसके आधार पर अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन के कणिका का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन के कणिका का सिद्धांत कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? न्यूटन के कणिका का सिद्धांत कहते हैं। अब लेकिन आप लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ना है। इसके बारे में आप लोग नेक्स्ट क्लास 12th 11th तो आपका 9th से रिलेटेड है, 12th 10th से रिलेटेड है। तो 12th में आप लोग इससे इसकी और घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर आप लोग 2 घटनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन जब आप लोग 12th क्लास में जाएंगे तो अनेक प्रकार, जैसे लगभग 5 से 4, 5 या 6 प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। मैक्सिमम 5 से 6 प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो अब प्रकाश को न्यूटन ने परिभाषित किया। अब प्रकाश, अब हम इसकी क्या लिखते हैं? परिभाषा, लाइट। ठीक, लाइट। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करता है? संवेदित करता है। अब प्रकाश की क्या हो गई है? प्रकाश की डेफिनेशन हो गई कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है।
तो अब हमने जो लिखा आप लोग उसको समझ लें कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो अब ऊर्जा क्यों है प्रकाश? तो देखिए, जैसे आज के आधुनिक युग में प्रेशर कुकर बनाया जा रहा है। तो प्रेशर कुकर किससे चलता है? प्रकाश से चलता है। उससे खाना बनाया जाता है। तो खाना कैसे पकता है? खाना ऊर्जा के द्वारा पकाया जाता है ना। जैसे हमारी गैस हुई, गैस ऊर्जा देती है। चूल्हा हुआ, चूल्हा क्या देता है? ऊर्जा देता है। और ठीक उसी प्रकार प्रेशर कुकर बनाया जा रहा है। तो प्रेशर कुकर सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को ऑब्जर्व करता है। प्रेशर कुकर क्या करता है? सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उन किरणों को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने पर इसके बाद हमारा खाना क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। तो प्रकाश अगर ऊर्जा ना होती तो क्या हमारा खाना तैयार होता? आप लोग खुद सोचिए कि प्रकाश अगर ऊर्जा ना होती तो क्या हमारा खाना तैयार होता? नहीं होता ना। तो प्रकाश ऊर्जा है, इसलिए हमारा खाना तैयार हो रहा है। तो प्रकाश क्या हुई? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हुई। जैसे देखिए, इसके और उदाहरण हैं कि जो लाइट, सरकार ने लाइट, गांव में लाइट की सुविधा कराई है। सोलर लाइट होती है, तो वो भी क्या करती है? प्रकाश को ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करके उसे बैटरी में भेजती है। बैटरी से वह वायर के द्वारा बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हमारा बल्ब जलने लगता है। तो प्रकाश से आई हुई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुई। तो ऊर्जा आ रही है ना। तो ऊर्जा आई और उसने ऊर्जा को, सोलर पैनल ऊर्जा को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करके उसे सेल ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा में बदला। अब वैद्युत रासायनिक ऊर्जा से उसे किस विद्युत धारा में परिवर्तित की गई और विद्युत धारा जब वायर के थ्रू गई हमारा बल्ब जलने लगा। ये भी इसका एक उदाहरण है। अनेक गाड़ियां चल रही हैं प्रकाश से। तो अतः प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो हमने जो एक लाइन लिखा इसकी व्याख्या हो गई। अब बात आती है कि प्रकाश हमारी आँखों को संवेदित करता है। तो अब संवेदित का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, अनेक वैज्ञानिक थे, तो वैज्ञानिकों ने सोचा, प्रकाश की ये परिभाषा में लिखा गया है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। तो उन्होंने सोचा कि प्रकाश की कौन सी परिभाषा ज़्यादा सूटेबल रहेगी, प्रकाश की कौन सी परिभाषा ज़्यादा ठीक रहेगी। तो सभी लोगों ने सोचा कि जैसे हर वैज्ञानिक, हर मनुष्य, छोटे छोटे बच्चों, सभी के पास क्या हैं? भगवान ने दो दो आँखें दी हैं। भगवान ने कितनी आँखें दी हैं? दो दो आँखें दी हैं। प्रकाश आता है, सभी की आँखों में आता है। प्रकाश आता है ना, लेकिन सभी की आँखों में आता है। तो प्रकाश आया, आँखों पर पड़ा, तो जब प्रकाश आया, पड़ा, तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगी। अर्थात हमारी आंखें क्या हुई? संवेदित हुई। किसके प्रति? सभी वस्तुओं के प्रति। वस्तुएं क्या हुई? दिखाई देने लगी। अर्थात हमारी आंखें क्या हुई? वस्तुओं के प्रति संवेदित हुई ना। और ये सभी लोगों के पास आंखें हैं, तो सभी लोगों की आंखें संवेदित होती हैं। तो वैज्ञानिकों ने सोचा बहुत अच्छा, यही परिभाषा सबसे ज़्यादा ठीक है। तो उन्होंने इसी को परिभाषा के रूप में दे दिया कि जो हमारी आँखों को संवेदित करता है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करता है? संवेदित करता है। अब इसके बाद रुक जाइए, हमारी वीडियो बीच बीच में कैंसिल हो जाती है, उसे देख लें तो नहीं चल रही है। तो रुको कहाँ गया? यहाँ है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो हमारी आँखों को क्या करता है? संवेदित करता है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है।
ये परिभाषा आप लोगों के मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। अब प्रकाश की हम लोग परिभाषा जान गए, प्रकाश से परिचित हो गए। अब प्रकाश के गुणों को पढ़ेंगे। जैसे कि हम जब फर्स्ट टाइम निकलते हैं जैसे बाहर पढ़ने के लिए, तो जैसे गांव में स्कूल होते हैं तो लोग अपने बच्चों को गांव में भेज देते हैं, और जब हम बाहर पढ़ने के लिए निकलते हैं, जैसे किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उससे परिचित हो जाते हैं, लेकिन बाद में हम उसके गुणों से परिचित होते हैं। तो उसी प्रकार हम प्रकाश से क्या हो गए, फैमिलियर हो गए, परिचित हो गए। अब इसके बाद हम प्रकाश के गुणों से परिचित होंगे। तो चलिए हम प्रकाश के गुणों को पढ़ते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। अब नोट में डालिए, नोट प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब जब प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जब विद्युत चुंबकीय तरंग है तो प्रकाश क्या है? यहाँ से तरंग है, लेकिन तरंग कौन सी है? विद्युत चुंबकीय है। तो प्रकाश एक तरंग है। आप लोगों ने क्लास 9th में तरंग से भली भांति परिचित होंगे। आप लोग क्लास 9th से ही तरंग के बारे में भली भांति परिचित होंगे। तरंग के बारे में एक चैप्टर था, तरंगे कितनी प्रकार की होती हैं। आप लोगों के सिलेबस में केवल 2 तरंगे दी गई थी। कौन कौन सी? एक तरंग थी अनुप्रस्थ तरंग और दूसरी तरंग थी अनुदैर्ध्य तरंग। तो पहली क्या थी? अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग। तो प्रकाश कौन सी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों में से कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। और अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि अनुप्रस्थ तरंग वो तरंगे होती हैं जो सिरिंग और गर्त के रूप में चलती हैं। ऐसे ना, अनुप्रस्थ तरंग ऐसे तो चलती है सिरिंग और गर्त के रूप में। ये क्या हुआ? ये सिरिंग है और ये गर्त है और ये सिरिंग है। तो अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? जो सिरिंग और गर्त के रूप में चलती हैं। तो चलिए, अब प्रकाश कौन सी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। जब प्रकाश तरंग है, और तरंगों को आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है, तो प्रकाश तरंग है अर्थात प्रकाश की भी तरंग होगी। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसे कैसे मेजर किया जाए, इसे कैसे मापा जाए। तो वैज्ञानिकों ने प्रकाश की तरंग को माप लिया। प्रकाश की तरंग कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है?
आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ पर एंगस्ट्राम क्या होता है, यहाँ पर एंगस्ट्राम क्या है। तो जैसे यहाँ पर मीटर, जैसे तरंग दैर्ध्य क्या है, एक लंबाई है, तो ये मीटर में होनी चाहिए ना। ये एंगस्ट्राम क्या है, एंगस्ट्राम भी जैसे आपका मीटर दूरी का मात्रक है, उसी प्रकार से एंगस्ट्राम भी दूरी का मात्रक है, क्योंकि एंगस्ट्राम छोटी दूरी का मात्रक है और मीटर बड़ी दूरी का मात्रक है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बहुत सूक्ष्म होती है। क्या? बहुत सूक्ष्म होती है, इससे भी सूक्ष्म होती है, इसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो प्रकाश की तरंग बहुत सूक्ष्म होती है। तो एंगस्ट्राम क्या है, सूक्ष्म दूरी का मात्रक है। एंगस्ट्राम क्या है, सूक्ष्म दूरी का मात्रक है। तो एक एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर। अब प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्राम से 7800 एंगस्ट्राम होती है और 1 एंगस्ट्राम बराबर 10⁻10 मीटर। एंगस्ट्राम यहाँ पर क्यों यूज किया गया, क्योंकि हमारी तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी होती है और एंगस्ट्राम बहुत छोटी दूरी का मात्रक है, और जब हमें एंगस्ट्राम को मीटर में परिवर्तित करना होता है तो हम इस रिलेशन से एंगस्ट्राम को मीटर में परिवर्तित कर लेते हैं। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसकी तरंग दैर्ध्य इस प्रकार होती है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़िए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसकी चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब तथा ये कहाँ पर होती है, निर्वात में होती है, तथा अन्य माध्यमों में इसकी चाल थोड़ा कम होती है। किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में थोड़ा कम होती है। अब इस लाइन को समझिए कि इसकी चाल निर्वात में क्यों, ये इसकी मैक्सिमम चाल है। क्या है, अधिकतम चाल है। प्रकाश की क्या है, ये अधिकतम चाल है और न्यूनतम चाल कुछ भी हो सकती है। तो प्रकाश की अधिकतम चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो निर्वात में होती है। अब निर्वात मतलब जहाँ पर कोई भी माध्यम उपस्थित ना हो उसी को क्या बोला जाता है, निर्वात बोला जाता है। जहाँ पर कोई भी माध्यम उपस्थित ना हो उसी को क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। अब जैसे जब कोई माध्यम उपस्थित नहीं रहेगा, तो माध्यम के कण नहीं उपस्थित रहेंगे, और जब कण, जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, जब माध्यम नहीं उपस्थित रहेगा तो कण नहीं उपस्थित रहेंगे। जैसे यहाँ पर हम निर्वात लेते हैं, ठीक, और यहाँ पर कोई माध्यम लेते हैं, जैसे जल हो जाए, वायु हो जाए, ठीक, इस प्रकार से अनेक माध्यम होते हैं, कांच हो जाए, हीरा हो जाए, ठीक। तो निर्वात क्या होता है, जहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित ना हो। तो निर्वात में जब कोई माध्यम उपस्थित नहीं रहेगा तो प्रकाश चलने के लिए स्वतंत्र रहेगा। क्या रहेगा, चलने के लिए स्वतंत्र रहेगा, तो प्रकाश की चाल इसमें अधिकतम होगी। और माध्यम मतलब माध्यम के कण उपस्थित होंगे,
ठीक, माध्यम में माध्यम के कण उपस्थित होंगे, तो छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। तो जब प्रकाश चलता है माध्यम में तो इन कणों से टकराता है और टकराकर आगे बढ़ता है, तो टकराने से इसकी चाल कम हो जाएगी। जैसे कुछ उदाहरण लेकर समझिए कि जैसे आपको कहीं जाना है और आप पैदल हैं, तो आपको दौड़ते हुए जाना है, ज़्यादा इमरजेंसी है तो दौड़ते हुए जाना है, और जाएंगे दौड़ते हुए तो किसके द्वारा, रोड के द्वारा जाएंगे ना, तो दौड़ते हुए जाएंगे तो रोड पर पुरुष रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, लड़कियां रहेंगी, लड़के रहेंगे। तो आप जब जाएंगे, अगर माध्यम उपस्थित है, वो माध्यम क्या है, लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं, व्यक्ति भी हो सकते हैं, नारी भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो अगर वो सब उपस्थित है मतलब वहाँ पर माध्यम उपस्थित है, तो आप उतना स्वतंत्रता पूर्वक नहीं जा सकते हैं। अगर रास्ता एकदम क्लियर है, खाली है, तो आपकी स्पीड मैक्सिमम हो सकती है, आप जितना तेज़ी से चाहें दौड़कर जा सकते हैं। आपकी जितना क्षमता होगी, क्योंकि आपको इमरजेंसी है इसलिए आपकी जितनी क्षमता होगी आप उतनी क्षमता से जाएंगे। तो यहाँ पर कोई माध्यम उपस्थित नहीं होता है, तो प्रकाश की जितनी क्षमता है वह अपनी पूरी क्षमता के साथ निर्वात में गति करता है। और माध्यम में इसकी, क्योंकि माध्यम के कण उपस्थित होते हैं, तो माध्यम में इसकी चाल निर्वात की तुलना में कम हो जाती है। तो समझ में आया, इसकी चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि इसकी मैक्सिमम चाल है, तथा अन्य माध्यमों में इसकी चाल थोड़ा कम होती है। ठीक, तो आप लोग इसको भी समझ गए। अब इसके बाद आप लोग अब क्या क्वालिटी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर 3 से ये हमारी बेसिक जानकारी थी, ठीक। ये हमारी कौन सी जानकारी थी, ये हमारी बेसिक जानकारी थी। अब इसके बाद हम धीरे धीरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसके बाद आपका आएगा प्रकाश का परावर्तन। क्या आएगा, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जैसे देखिए कि ये चिकना तल हो गया, ठीक। ये चिकना तल हो गया, प्रकाश आएगा यहाँ से, जैसे यहाँ से आएगा प्रकाश, नहीं पहले न्यूटन ने क्या लिया था, एक गेंद लिया था या कण लिया था, तो गेंद की तुलना की थी ना। तो जैसे गेंदा जब हम मारेंगे, यहाँ पर गेंद को मारेंगे, फेंकेंगे, तो गेंद आएगी और इस तल से टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार इस तल से टकराकर कहाँ जाएगी, तुम्हारे मुख में जाएगी। कहाँ जाएगी, इस तल से टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो उसी प्रकार प्रकाश भी आएगा और इस चिकने तल से टकराकर इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक। प्रकाश का परावर्तन, तो परिभाषा क्या है, जैसे ये मान लेते हैं हम कोई चिकना तल है, ठीक। ये क्या है, चिकना तल है। क्या है ये, चिकना तल, खुरदुरा नहीं, कौन सा, चिकना तल है। अब प्रकाश की किरण आएगी, ठीक, जिस माध्यम में आई है ठीक उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, ठीक। जैसे किसी कोण पर आई है, ठीक, तिरछी आई है ना। जैसे गेंद को जब हम सीधी फेंकते हैं, यहाँ पर देखिए, जब गेंद को हम सीधी फेंकते हैं
तो वह सीधी ऊपर आती है, और जब तिरछी फेंकते हैं तो वह तिरछी यहाँ पर नहीं आती है, इधर चली जाती है। तो उसी प्रकार से न्यूटन ने बताया कि हमारा प्रकाश ठीक उसी प्रकार व्यवहार करता है। तो प्रकाश आया, चिकने तल से टकराया और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, अब यहाँ पर उसी माध्यम बहुत बड़ी भूमिका है उसी माध्यम की। अगर आप उसी माध्यम नहीं बोलेंगे तो आप अपवर्तन की परिभाषा बोल रहे हैं, ठीक। अगर आप उसी माध्यम का प्रयोग नहीं करेंगे तो आप किसकी परिभाषा बोल रहे हैं? अपवर्तन की। इसलिए हमें उसी माध्यम बोलना आवश्यक है। तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को, देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आप लोग इतना नोट कीजिए। अब इसके बाद हम जो इस परिभाषा को लिखाए हैं इसको समझाएंगे। इसके बाद हम आगे प्रकाश के परावर्तन संबंधी 2 नियम हैं उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग नोट कीजिए। तो चलिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग नोट कर चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम आगे इस परिभाषा को पढ़ते हैं। ठीक, तो जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है, ठीक, जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो हम मान ले रहे हैं कि ये हमारा कोई चिकना तल हो गया। क्या हो गया? चिकना तल। ये हमारा क्या है?
ये है चिकना तल। अब इसके बाद अब जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश आएगा और आकर टकराएगा, तो उसका अधिकांश भाग, अब यहाँ पर पूरा भाग नहीं बोला जा रहा है, उसका अधिकांश भाग, तो आया था तो पूरा भाग आया था कि नहीं आया था? प्रकाश यहाँ से आया था तो पूरा भाग, तो उसका और भाग कहाँ गया? बोलिए, प्रकाश यहाँ से आया था, पूरा भाग आया था, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका अधिकांश भाग मतलब उसका कुछ भाग गायब हो गया। तो गायब हो गया तो वो भाग गया कहाँ? तो देखिए कहाँ गया, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। प्रकाश आएगा, उसका अधिकांश भाग, ये जो चिकना तल है, कुछ भाग इस चिकने तल द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? अवशोषित कर लिया जाएगा। जैसे आप किसी भी चीज़ को, जैसे इस व्हाइट बोर्ड को ही आप जब धूप में रख देंगे तो ये व्हाइट बोर्ड गर्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश आ रहा है और व्हाइट बोर्ड द्वारा कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लिया जा रहा है, तभी तो ये गर्म हो रहा है। तो प्रकाश को अवशोषित कर लिया जा रहा है, तो जितना भाग आ रहा है पूरा भाग वापस नहीं जा रहा है, इसलिए, लेकिन मैक्सिमम भाग जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया? अधिकांश भाग तो माध्यम द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अब इसके बाद कुछ भाग पारगमित हो जाता है, कुछ भाग पारगमित हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित कर लिया जाता है, कुछ भाग पारगमित हो जाता है, और इसके बाद अधिकांश भाग उसी माध्यम में, किस माध्यम से? इस माध्यम से आया था ना, इस माध्यम से, तो इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक, तो अब जो ये प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश की किरण को क्या कहेंगे हम? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। इस किरण को क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिव रे। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। इस किरण को क्या बोलते हैं? ये अपवर्तित किरण नहीं रहेगी, यहाँ पर परावर्तित किरण रहेगी। क्या रहेगी? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टिव रे। ठीक, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अब इसी पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अभिलंब। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब। अभिलंब को यन से प्रदर्शित किया जाता है, आपतित किरण को आई से, अपवर्तित किरण को आर से। क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, तो उसका पहला अक्षर क्या है? आई, इसलिए हम इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद इसे क्या बोला जाता है? इसे रिफ्लेक्टिव रे बोला जाता है। तो इसका पहला अक्षर आर है, तो इसलिए हम इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, और ये चिकना तल हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रकाश के परावर्तन संबंधी 2 नियम हैं, उस नियम को डिस्कस करेंगे। इसके बाद उसके आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग जो पढ़े हैं शुरू से इस क्लास में, उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे के टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं। तो हमने आप लोगों को क्या बताया? हम रिवीजन करते वक्त जब हम पढ़ाते समय हम अपनी स्पीड धीमी करके बोलेंगे, लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे तो हम स्पीड से रिवीजन करेंगे। ठीक,
तो सुनिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 क्या है? प्राकृतिक घटनाएं। इस प्राकृतिक घटनाओं को क्या कहते हैं? समवृत्तियां कहते हैं। तो पाठ एक क्या है? प्राकृतिक घटनाएं, और इसे एनसीईआरटी के लोगों ने समवृत्तियां, लेखकों ने समवृत्तियां भी कहा है। तो पाठ एक प्राकृतिक घटनाएं या समवृत्तियां। अब प्राकृतिक घटनाएं अनेक प्रकार की हो सकती हैं, जैसे प्रकाश से संबंधित घटनाएं, क्योंकि प्रकाश ध्वनि से संबंधित घटनाएं, ठीक, जल से संबंधित घटनाएं। तो प्रकाश एक प्रकृति की चीज़ है, जल प्रकृति की चीज़ है, ध्वनि प्रकृति की चीज़ है। तो प्रकाश से संबंधित, इसलिए प्रकाश से संबंधित घटनाओं को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक घटनाएं। ध्वनि से संबंधित घटनाओं को, जल से संबंधित घटनाओं को क्या बोला जाता है? कौन सी घटना? प्राकृतिक घटना बोला जाता है। तो इसलिए हम अपने चैप्टर तो प्रकाश से संबंधित घटनाओं को प्राकृतिक घटनाएं बोला जाता है। प्रकाश में अनेक घटनाएं होती हैं, जैसे विवर्तन हुआ, ध्रुवण हुआ, व्यतिकरण हुआ, परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ। तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं। तो इसमें से आप लोगों को केवल 2 घटना ही पढ़ना है, परावर्तन तथा अपवर्तन, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 ही घटनाएं हैं, परावर्तन तथा अपवर्तन। आप जब नेक्स्ट क्लास 12th में जाएंगे तो आप लोगों को अन्य घटनाओं को पढ़ने के लिए मिलेगा। आप वहाँ पर प्रकाश से संबंधित घटनाओं का पार्ट नंबर 2 में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आपका क्या हो गया? प्रकाश से संबंधित घटनाएं। तो उस घटनाओं में 2 घटनाएं दी गई हैं, नंबर 1 परावर्तन और नंबर 2 अपवर्तन। तो हम प्रकाश को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए प्रकाश की सबसे पहले हमें परिभाषा जान लेनी चाहिए। तो प्रकाश की परिभाषा को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हुआ था कि प्रकाश को परिभाषित कैसे किया जाए। तो अनेक वैज्ञानिकों ने सोचा कि प्रकाश आता है और आकर सभी के आंखों में पड़ता है, जिससे वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो इसी टॉपिक को कहा कि उन्होंने इसी टॉपिक को लेकर प्रकाश से संबंधित घटनाओं के इसी टॉपिक को लेकर कि प्रकाश आता है, सभी की आंखों में पड़ता है, तो इसी को लेकर उन्होंने प्रकाश को परिभाषित किया कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जो हमारी आंखों को क्या करता है? संवेदित करता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रेशर कुकर हुआ, अनेक सौर ऊर्जा से चलने वाली गाड़ियाँ हुई, ठीक, अनेक यंत्र हुए, तो ये सभी सूर्य के प्रकाश से चल रहे हैं, अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रेशर कुकर में खाना क्यों पकता है? क्योंकि वो प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद हमारा खाना पक जाता है, अर्थात ऊर्जा देता है। और ऊर्जा वो आती कहाँ से है? प्रकाश से आती है, अर्थात प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आती है और कंप्रेसर कुकर उसे एब्जॉर्ब करके हमारा खाना बना देता है। तब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा हुई। इसके बाद उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनको 2 आँखें दी गई हैं। 2 आँखें दी गई हैं कि 3 आँखें दी गई हैं? 2 आँखें दी गई हैं। तो इस पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं उनको 2 आँखें दी गई हैं। तो सभी व्यक्तियों के पास आँखें हैं, तो प्रकाश आता है और सभी व्यक्तियों की आंखों में पड़ता है। तो उन्होंने इसी टॉपिक को ज़्यादा सूटेबल समझा, तो इसी को लेकर उन्होंने प्रकाश को परिभाषित कर दिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी क्या करता है? आँखों को संवेदित करता है। इसके बाद प्रकाश के बारे में अनेक खोजें जारी रहीं। प्रकाश के बारे में अभी भी वैज्ञानिक सभी प्रकार के गुणों और प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं का अध्ययन नहीं कर चुके हैं, उसके बारे में पता नहीं लगा चुके हैं। तो उसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। तुम भी उनमें से किसी एक घटनाओं की खोज कर दो और तुम भी वैज्ञानिक बन जाओ। तो आप लोग कीजिए, वैज्ञानिक बनिए। तो उससे संबंधित अनेक घटनाओं की खोज अभी भी जारी है। तो वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से प्रकाश को परिभाषित किया। तो परिभाषित करने के बाद उन्होंने प्रकाश
के गुणों का अध्ययन करना चालू किया तो उन्होंने पाया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में से अनुप्रस्थ तरंग है, और जब प्रकाश एक तरंग है तो तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है। आप लोगों ने क्लास 9th में भली भांति परिचित हैं। और तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य एक दूरी होती है, और तरंग दैर्ध्य बहुत छोटी दूरी होती है जिसका मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग सबसे कम होती है। इसीलिए हमें लाल रंग का प्रकाश दूर से देखने पर आसानी से दिखाई दे देता है, ठीक, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अब इसके बाद प्रकाश के गुणों का अध्ययन कर चुके हम। अब इसके बाद हम प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसके बाद न्यूटन साहब आए। तो न्यूटन साहब ने बताया कि जिस प्रकार बॉल को फेंकने पर वह बल्ले से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, ठीक उसी प्रकार हमारा प्रकाश भी आता है, और जब आता है तो वह चिकने तल से टकराता है। जब किसी भी चिकने तल से टकराता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने प्रकाश को क्या माना? प्रकाश को एक कण माना। जो आपका ये चैप्टर चल रहा है यहाँ पर प्रकाश को कण माना गया है, ठीक। जो यह चैप्टर चल रहा है यहाँ पर प्रकाश को एक कण माना गया है। कण मानकर सभी नियमों का उल्लेख किया गया है। प्रकाश को आपके इस चैप्टर में तरंग नहीं माना गया है, प्रकाश को आपके इस चैप्टर में कण माना गया है। तो इस प्रकार न्यूटन ने अपना एक सिद्धांत दे दिया जिसे न्यूटन के कणिका का सिद्धांत कहते हैं। तो न्यूटन के कणिका का सिद्धांत क्या है? जिस प्रकार कोई भी कण किसी भी चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश भी जब कोई किसी भी चिकने तल से टकराता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, और इसी को कणिका का सिद्धांत कहते हैं, ठीक। तो प्रकाश को न्यूटन ने कण माना। तो न्यूटन ने किसकी खोज की? कणिका के सिद्धांत की खोज की। इनका नियम आगे चलकर फेल हो गया। तो अनेक वैज्ञानिक आए, हाइगेंस आए, मैक्सवेल आए, तो उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। इसके बाद उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग है। तो आपके ये जो चैप्टर चल रहा है इसमें प्रकाश को तरंग माना गया है। तो इसके बाद प्रकाश का परावर्तन, तो परावर्तन तरंग मानकर कण मानकर किया गया है। तो जब कोई कण किसी चिकने तल से टकराता है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार से प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा दी गई कि प्रकाश का परावर्तन प्रकाश जब किसी चिकने तल से टकराता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक।